हाय फ्रेंड्स। तो आज है सेकंड लेक्चर सीरीज़ एंड सीक्वेंसेस का। पिछले वीडियो में हमने nth टर्म ऑफ एपी पर लेक्चर दिया था और उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगाए थे जेई लेवल के। आज हम पढ़ने वाले हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी और उस पर हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और ये सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। इनमें टफ क्वेश्चंस है, जेई लेवल के ही है, शायद जेई एडवांस के ही क्वेश्चंस होंगे। तो जल्द से जल्द ये लेक्चर शुरू करते हैं। और एक और बात बता दूं, पिछले लेक्चर में मेरा जो ऑडियो क्वालिटी था उतना अच्छा नहीं था, तो इस बार मैं कोशिश किया हूँ थोड़ा ऑडियो क्वालिटी बेहतर करने के लिए। आप लोगों के सपोर्ट के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो शुरू करते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ तो आप लोग ने 9-10 में पढ़ रखा है। सम ऑफ n टर्म्स का जो बेसिक फार्मूला, बेसिक चीज़ है तो आप लोगों को पता भी है। तो मैं एक बार फार्मूला लिख देता हूँ। जो एस एन मतलब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी जो है वो होता है आपका n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ n जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, d जो है वो कॉमन डिफरेंस, a है फर्स्ट टर्म। ये आपका एस एन है। कुछ लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं n/2 इंटू 2a को a प्लस ए लिख देते हैं और फिर ये a प्लस n-1 इंटू डी ये हो जाता है आपका an यानी कि nth टर्म, या फिर tn ऐसा भी कोई लिख सकता है, या फिर l यानी कि लास्ट टर्म, l यानी कि लास्ट टर्म ऐसा भी बहुत लोग लिख सकते हैं। तो फिर ये फार्मूला बन जाता है n/2 होल इंटू a प्लस एल या a प्लस an या a प्लस tn, जो भी लिखना हो। ठीक है, अच्छा ये सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा है, पहले भी 9-10 में पढ़ा है। इस बार हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एस एन जो है वो n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी है। इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, ब्रैकेट तोड़ देते हैं, तो an प्लस n² डी माइनस n/2 डी है कि नहीं। मैंने बस ब्रैकेट को तोड़ा है। अब क्या करूं, n के टर्म्स को, जिन जिन टर्म्स में n है उन्हें क्लबिंग करते हैं। an माइनस n/2 इंटू डी, तो a माइनस d/2 होल इंटू n प्लस d/2 होल इंटू n²। अच्छा अब देखिए, ये जो a है वो AP का फर्स्ट टर्म है तो ऑफ कोर्स वो कांस्टेंट होगा। जो D है वो एक कांस्टेंट है तो d/2 भी कांस्टेंट है। अगर A कांस्टेंट है, d/2 कांस्टेंट है, तो a माइनस d/2 भी तो कांस्टेंट ही होगा। तो ये वाला चीज़ भी कांस्टेंट है। d/2 कांस्टेंट है, किसी भी AP में a और d दोनों ही कांस्टेंट होने चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये जो Sn जो है ना, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, वो है कोई एक कांस्टेंट a मल्टीप्लाइड बाई n। कोई भी एक कांस्टेंट जो कि a माइनस d/2 है यहाँ पर, वो कोई भी एक कांस्टेंट होगा मल्टीप्लाइड बाई n प्लस कोई दूसरा कांस्टेंट b मल्टीप्लाइड बाई n²। ये होगा Sn का फॉर्म। ये है फॉर्म, जैसे हमने nth टर्म ऑफ AB में देखा था a प्लस bn का फॉर्म था वहाँ पर, वैसे Sn यानी कि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्म है an प्लस bn²। कभी भी दिख जाए कि 7n प्लस 5n², तो समझ जाना है ये क्या है, ये है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। पर यहाँ पर एक छोटा सा मैं ऐड करना चाहूँगा। देखो 7n प्लस 5n² प्लस 2 अगर मैं दे दूँ, 7n प्लस 5n² प्लस 2, भाई ये क्या है? क्या ये सम ऑफ n टर्म्स है? बिल्कुल नहीं, ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक प्लस 2 आ गया है। जो भी टर्म्स सम ऑफ n टर्म्स में होंगे वो या तो n के टर्म्स में होगा या तो n² के टर्म्स में होगा। ठीक है, कोई अलग से कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि कैसे फॉर्म समझे। ये ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड्स में आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। 7n प्लस 5n² Sn की वैल्यू है तो बताओ कॉमन डिफरेंस क्या है। जब ऐसा दिया जाएगा ना कि Sn की वैल्यू, तुम्हें ऐसा एक फॉर्म दिया होगा और तुम्हें सम ऑफ
n टर्म्स दिया है और तुम्हें कॉमन डिफरेंस निकालना है या उस AP को निकालना है, तो कैसे करेंगे हम? इसका कॉमन प्रोसेस है S1 यानी कि फर्स्ट टर्म का सम, जो कि ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म ही होगा, जो सेकेंड टर्म का सम S2 कैसे निकलेगा, n की जगह पे 2, वो होगा A1 प्लस A2, दोनों का सम। अब उसके बाद तुम लोग क्या करोगे, S2 माइनस S1 करोगे जिसका वैल्यू A2 होगा, तो तुम्हें सेकेंड टर्म मिल गया। अब क्या करोगे तुम लोग, A2 माइनस A1 करोगे, तब जाके तुम्हें कॉमन डिफरेंस मिलेगा। CD मतलब कॉमन डिफरेंस, ये तब जाके मिलेगा। ठीक है, तो मतलब ये लंबा प्रोसेस है भाई। पहले तुम S1 निकालो, 1 पुट करो n की जगह, फिर 2 पुट करो n की जगह, फिर S2 से S1 को माइनस करो, फिर उससे जो निकला है डिफरेंस, उस डिफरेंस से S1 को माइनस करो फिर से, तब जाके तुम्हें CD मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट है, तो ये लंबा चलता है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए एक छोटा सा ट्रिक हम इस फॉर्म से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे? इन दोनों को कंपेयर करो। क्या किया मैंने? कंपेयर। जो d/2 n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? d/2, और यहाँ पर n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? b। तो d/2 इक्वल टू b, क्योंकि n स्क्वायर का कोफिशिएंट है, दोनों ही सेम है, d/2 b, यानी कि d जो है ना वो 2b के इक्वल है। यानी कि क्या समझ आया कि जो कॉमन डिफरेंस है वो होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाइड कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, ये होता है आपका कॉमन डिफरेंस जब Sn का कोई फॉर्म दिया रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, जैसे एक एप्लीकेशन बता दूँ, जैसे मानो ऐसा दिया रहेगा 5n प्लस 3n स्क्वायर, बताओ इसका CD क्या है? तो तुम लोग S1 की जगह पे A1 पुट करोगे, फिर S1 इक्वल टू A1, S2 इक्वल टू A1 प्लस A2, फिर A2 निकलेगा S2 माइनस A1 से। इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली CD लिखो। क्या लिखोगे? 2 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर 3, 2 इंटू 3 6, यही हो जाएगा तुम्हारा कॉमन डिफरेंस। ख़त्म। जैसे मानो ऐसा है 2n माइनस 3n स्क्वायर, कॉमन डिफरेंस कितना? 2 मल्टीप्लाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। देखो कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर माइनस 3 होगा, हाँ यहाँ पर प्लस 3 नहीं, कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर बोला है, माइनस n स्क्वायर नहीं। उसके पहले साइन के साथ लिखना, 2 इंटू माइनस 3 यानी कि माइनस 6 हो गया, डायरेक्टली निकल गया तुम लोगों का। तो समझ आ गया ना? तो इस पेज में सबसे इंपॉर्टेंट यही दोनों है, Sn इक्वल टू an प्लस bn स्क्वायर और CD इक्वल टू 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। तो ये समझ आ गया, यही चीज़ें हैं और ये इस्तेमाल भी होगा। अब आगे हम कुछ बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो, ये हो गया, शायद ये JEE एडवांस्ड का ही क्वेश्चन है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिए, एक बार पॉज करिए वीडियो को और फिर ट्राई करिए। मैं एक बार क्वेश्चन को बता देता हूँ क्या है। A1 इक्वल टू हाफ दिया हुआ है, an प्लस 1 यानी कि n प्लस 1th टर्म है ये, ठीक है, इज इक्वल टू an स्क्वायर प्लस an है। s जो है वो 1 बाई A1 प्लस 1, ये प्लस 1 A1 के साथ मल्टीप्लाइड है, ये A2th टर्म नहीं है, A1 के साथ ये प्लस 1 एडेड है, ठीक है। वैसे ही इधर A2 प्लस 1, A3 प्लस 1 ऐसा चलता रहेगा टू A100 प्लस 1, इसकी वैल्यू s है। s का बॉक्स s पूछा गया है, यानी कि GIF जो आपका इंटीजर पार्ट होगा वो आएगा, वो आपको आंसर बताना है। ये शायद एडवांस का ही क्वेश्चन है, चेक करिएगा। an प्लस 1, ये समझ, ये जो चीज़ है ना नीचे है, ठीक है, ये an प्लस 1 नहीं है, ये an प्लस 1 है ये, ठीक है, n प्लस 1th टर्म। एक बार इसे पॉज करिए और ट्राई करिए जल्दी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हो गया? चलिए, आप लोगों ने पॉज कर लिया होगा, तो चलिए ज़रूर नोट करिएगा, जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ज़रूर नोट करिएगा और क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, तभी जाके कुछ बेनिफिट होगा। चलिए कलर चेंज करता हूँ। हाँ, ये जो A1 है ये तो हाफ है, ये बाद में यूज़ होगा इन्फॉर्मेशन, ये वाला इन्फॉर्मेशन एक बार यूज़ करते हैं, इससे कुछ डिराइव करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। an प्लस 1 यानी कि an स्क्वायर प्लस an। अब इस RHS से an को कॉमन ले लेते हैं, ले लिया। अब यहाँ पर ये गलती मत करना कि इधर an प्लस 1
और an प्लस वन इन दोनों को काट दिया। भाई an प्लस वन मतलब n प्लस वनथ टर्म है, ये n प्लस वनथ टर्म है, और an प्लस वन क्या है, 1 प्लस nth टर्म, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, काट मत देना इन्हें। अच्छा, अब देखो ये जो इक्वेशन हमें मिला, क्या मिला, an प्लस वन इक्वल टू an इंटू an प्लस वन। हमें चाहिए क्या, देखो s की वैल्यू निकालनी है, और s में अगर तुम ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर में है सभी टर्म्स, a1 प्लस वन ये डिनोमिनेटर में है, a2 प्लस वन ये भी डिनोमिनेटर में है, यानी कि कहीं ना कहीं एक फील आ रहा है, अंदर से बात आ रही है कि हमें एक बार इसका रेसिप्रोकल लेना चाहिए। रेसिप्रोकल लेकर कुछ होगा, पहले फ्रैक्शंस, पहले इन टर्म्स को डिनोमिनेटर में भेजते हैं, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलो भेजते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं इसका। a1 बाई ए एन प्लस वन इक्वल टू 1 बाई ए एन इंटू ए एन प्लस वन। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं। देखो इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पिछले क्लास में ही मैंने बताया था। पिछले क्लास में मैंने बताया था जब ऐसा कोई फॉर्म हो 1 बाई ए इंटू बी, ऐसा फॉर्म हो और इससे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना हो, फ्रैक्शन यानी कि सॉरी मतलब जो सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखना हो 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, ऐसा कोई फॉर्म हो, यानी या फिर टेलीस्कोपिक सीरीज़ में कन्वर्ट करना हो, तब बहुत इस्तेमाल होता है। ऐसे टाइम पे क्या होता है, हमें b माइनस ए या फिर a माइनस बी यानी कि नीचे के डिफरेंस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, तब हम इसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्लास में बताया था, एक बार उसे अप्लाई करते हैं। कैसे, देखो तुम लोग बताओ मुझे 3 माइनस 2 कितना होता है। ऑफकोर्स ये तो बहुत आसान है भाई, 1 होता है। अच्छा ये बताओ ए एन प्लस वन माइनस ए एन क्या होगा, ये तो और भी आसान है, ये भी 1 होगा। ये तो पता है तुमको, पर जिस दिन पता हो जाएगा ना कि 1 इक्वल टू भी ए एन प्लस वन माइनस ए एन है, उस दिन ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये जो 1 लिखा है ना यहाँ पर, इसके जगह पे ए एन प्लस वन माइनस ए एन पुट करते हैं, डिफरेंस देखो पुट कर दिया, ए एन प्लस वन माइनस ए एन होल डिवाइड बाई ए एन इंटू ए एन प्लस वन। ठीक है, अब इसे फ्रैक्शन को तोड़ते हैं, फ्रैक्शन को सेग्रीगेट करते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 बाई इक्वल टू 1 बाई ए एन माइनस 1 बाई ए एन प्लस वन। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, देखो ये जो ए एन है और ए एन प्लस वन है, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, तो एक काम करते हैं इन दोनों को एक साथ रखते हैं एक ही साइड पे। क्या किया मैंने, 1 बाई ए एन प्लस वन इक्वल टू 1 बाई ए एन माइनस 1 बाई ए एन प्लस वन। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये देखो 1 बाई ए वन प्लस वन यानी कि 1 बाई ए एन प्लस वन का फील दे रहा है ये तुम्हें, 1 बाई ए टू प्लस वन, 1 बाई ए थ्री प्लस वन, 1 बाई ए 100 प्लस वन, इधर क्या है 1 बाई ए एन प्लस वन, उसका हमें एक वैल्यू मिल गया। तो ये इंपॉर्टेंट था। हमने क्या किया, डिफरेंस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब देखो 1 है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं बनता, हमने 1 को ऐसे लिख दिया, फिर उसके बाद सेग्रीगेट किया। क्यों सेग्रीगेट, ऐसा कैसे मेरे दिमाग में आया, तो मैंने ये ट्रिक मैंने पिछले क्लास में ही बताया था, कैसे एक 1 बाई ए इंटू बी का अगर फॉर्म हो तो उसे कैसे सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, सम और या डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है, तो मैंने बताया था। ये हो गया। और कैसे मुझे रेसिप्रोकल का पता लगा, देखो एस को देखकर मैंने किया, मैंने इसको, इस फॉर्मूले को या फिर इस चीज़ को मैंने एस में यूज़ करने की कोशिश की, इसीलिए पहले रेसिप्रोकल किया, फिर 1 बाई ए एन प्लस वन में कन्वर्ट किया, और उसका एक मुझे देखो ऐसा रिजल्ट मिल गया। अब आगे करते हैं, वैल्यू पुट करते रहते हैं, सिर्फ चुपचाप वैल्यू पुट करते हैं। क्या है 1 बाई ए वन प्लस वन, 1 बाई ए वन प्लस वन, एन की जगह पे 1 पुट कर दिया, तो 1 बाई ए वन माइनस 1 बाई ए टू हो जाएगा, ए वन प्लस वन तो ए टू। अगला नीचे नीचे लिखना, 1 बाई ए टू हो जाएगा माइनस 1 बाई ए थ्री हो जाएगा। ऐसा ही चलता रहेगा अप टू 1 बाई ए 100
प्लस 1 इक्वल टू 1/a100 माइनस 1/a101 होगा। अच्छा, अब सुनो, इन सब को तो ऐड करना है हमें। देखो यहाँ पर ऐड का सिंबल दिया है, तो हमें ऐड करना है। जैसे ही इन्हें तुम ऐड करोगे, सभी टर्म्स को तुम ऐड कर दोगे, ये -1/a2 और ये 1/a2 कट जाएगा। वैसे इधर -1/a3 और इधर भी कोई +1/a3 होगा ज़रूर, वो कट जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है, टॉप का राइट नेक्स्ट के लेफ्ट को कट कर रहा है। हाँ कि नहीं? ये पैटर्न समझना ज़रूरी है कि जो टॉप का राइट है, ऊपर का राइट है, वो नीचे वाले के लेफ्ट को कट कर रहा है। यानी कि लास्ट में कैसे बचेगा, अगर ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, ऐसा करते करते ये भी कट जाएगा, 1/a100 बच जाएगा। जो टॉप का लेफ्ट है वो बच जाएगा, और जो सबसे नीचे का राइट है वो बच जाएगा। ये दोनों बच जाएंगे लास्ट में। ऐसे सीरीज़ को हम क्या कहते थे? टेलीस्कोपिक सीरीज़। पिछले क्लास में जो हमने यूज़ भी किया था, टेलीस्कोपिक सीरीज़। ठीक है, यानी कि जो s है, s की वैल्यू 1/a1 माइनस 1/a101 है। ऐसा कैसे भाई? अंदर के जितने भी टर्म्स बीच में आए थे ना, वो सब मर मिट के ख़त्म हो गए अपने आप में, सिर्फ ये वाला बचा और ये वाला बचा। ठीक है, अब देखो, ये जो a1 की वैल्यू हाफ है, तो 1/a1 की वैल्यू कितनी होगी? 2। 1/a1 की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 1/a101। ठीक है, चलो इसे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह रखो। अभी रुको, ये थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। अब A101 के बारे में तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता भाई। क्या कुछ पता है? नहीं पता है ना। और A101 निकालने का तो मुझे नहीं लगता कोई तरीका है, क्योंकि हमने एक ही हिंट दिया हुआ था, वो हमने निकाल दिया, वो तो हमने यूज़ कर लिया, और तो कुछ है नहीं इसमें। चलो देखते हैं। मैंने फिर से बताया कि शुरुआत में बताया था कि सीरीज़ एंड सीक्वेंसेस में पैटर्न समझना, पैटर्न को यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एक बार पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। A1 A2 का वैल्यू क्या है, एक बार चेक करते हैं। A1 का वैल्यू तो भाई है हाफ। A2 का वैल्यू क्या है? A2 का वैल्यू A1+1 है। अच्छा, AN+1 उसकी वैल्यू कितनी होती है भाई? कहाँ है AN+1? हाँ, मिल गया, AN+1, AN इंटू AN+1 करो, A1 इंटू A1+1। A1 की वैल्यू कितनी? हाफ। हाफ प्लस 1 की वैल्यू कितनी? 3/2, यानी कि इसकी वैल्यू 3/4। इससे कुछ हासिल नहीं हुआ, आगे करते हैं। A3 की वैल्यू क्या होगी? वहीं A2 इंटू A2+1। A2 की वैल्यू कितनी? 3/4। 3/4 प्लस 1 कितनी? 7/4। कितना? 21/16। अच्छा, अब सुनो, एक और कर लेते हैं, फिर बताते हैं। देखो, A3 इंटू A3+1, A4 की वैल्यू, A3 की वैल्यू कितनी? 21/16, और इसकी वैल्यू कितनी? शायद 37/16 होगा। 21 + 16 37/16। ठीक है, इसका मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ, देखो, A1 A2 जो भी है ना, A1 को अगर छोड़ दिया जाए, A1 को छोड़ोगे भी क्यों? A1 भी है, A2 A3 A4 ये सभी के सभी 1 से लेस है। ऑफ कोर्स है ना, 1 से तो लेस ही है। यहाँ पर भी ये 1 से लेस ही आएगा, देखना 1 से लेस आ रहा है भाई। हाँ कि नहीं? 1 से लेस आ रहा है। अच्छा, सॉरी, ये जो है ना, ये लेस देन 1 था, पर यहाँ देखो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यानी कि जो टर्म्स है ना, जैसे जैसे ये n की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे an की वैल्यू भी बढ़ रही है। A3 लेस देन 1 था भाई, 21/16 था। अभी तुम A4 की वैल्यू निकालोगे ना, तो इसकी वैल्यू शायद आएगा 777 डिवाइड बाई 256, ऐसा कुछ आएगा। ये भी ग्रेटर देन 1 था, सॉरी, देखो ये भी ग्रेटर देन 1 था। ये और भी ज़्यादा है 1 से, ये शायद कितना आएगा? 1 पॉइंट समथिंग होगा इसका वैल्यू। इसका वैल्यू सोचो और ज़्यादा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा शायद। अभी जब तुम A5 निकालने जाओगे ना, तो वो और ज़्यादा आएगा और बढ़ते रहेगा।
अब देखो, अगर ए एन की वैल्यू बढ़ रही है यानी कि 1/an की वैल्यू घटेगी। अब ए एन की वैल्यू कंटिन्यूसली ग्रेटर देन 1 हो रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और बढ़ेगा भी। पैटर्न देख के यही समझ आता है कि ए एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और पैटर्न बता रहा है कि ए एन जो है उसकी वैल्यू कंटिन्यूस बढ़ रही है। इसका मतलब A101 जो होगा वो बहुत 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 ज़्यादा बड़ा होगा 1 से, हाँ कि नहीं? A101 ही क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर हमें A101 के बारे में कुछ बताना है ना। फिर हम पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ए एन जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और जैसे जैसे ए एन बढ़ रहा है ए एन का वैल्यू बढ़ रहा है और ए एन ग्रेटर देन 1 होता चला जा रहा है। तो ऐसा अगर चलता रहे तो A101 तक पहुँचते पहुँचते ये 1 से तो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर A101 1 से बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसका मतलब इसके रेसिप्रोकल करने पर ये 1 से बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, हाँ कि नहीं? पर ये तब भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई तब भी तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि कोई नेगेटिव नंबर तो यहाँ पर है ही नहीं। A1 हाफ है और an+1 an² प्लस an है, कोई नेगेटिव का सीन ही नहीं है यहाँ पर, ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगा। तो 0 से 1 के बीच में यानी कि 1/A101 की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 पॉइंट समथिंग आएगी। ये समझ में आया कि जो पैटर्न है हमने पैटर्न से देखा, कोई इसका मैंने वैल्यू नहीं निकाली, A101 तक वैल्यू मत निकालने बैठ जाना। ये मैंने पैटर्न देखा, A2 1 से छोटा था, A3 1 से थोड़ा बड़ा हुआ, A4 और बड़ा हो गया और समझ में आ रहा है कि A5 और बड़ा हो जाएगा। ऐसा करते करते an की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है और an की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती चली जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से बड़ा हो रहा है। पहले 1 पॉइंट समथिंग था, यहाँ पर शायद 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। जब तुम A5 की वैल्यू निकालोगे और ज़्यादा होगा। तो जब तक A101 पहुँचेगा ये 1 से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, यानी कि 1/A101 जो रेसिप्रोकल है वो 1 से बहुत ज़्यादा छोटा होगा। पर तब भी ये 0 से ज़्यादा तो होगा ही ना, पॉजिटिव नंबर होगा। पॉजिटिव नंबर 1 से छोटा 0 से ज़्यादा, ऐसा कौन सा नंबर होता है भाई? 0 पॉइंट समथिंग ही तो होता है। अच्छा, बहुत अच्छी चीज़, यानी कि एक चीज़ समझ आ गई, 1/A101 इज इक्वल टू 0 पॉइंट समथिंग है। मुझे पता नहीं 0 पॉइंट कितना है पर 0 पॉइंट समथिंग है। एस की वैल्यू कितनी थी? 2 माइनस 1/A101। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी तो फिर? 2 माइनस 0 पॉइंट समथिंग, हाँ कि नहीं? यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू एस की। एस की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी, हाँ। तो भाई एस का तो तुम्हें बॉक्सेस पूछा गया है, बॉक्सेस की वैल्यू कितनी आएगी? 1। यानी कि क्या, बॉक्स एस निकालने के लिए हमने एस की परफेक्ट वैल्यू नहीं निकाली, एक्स की परफेक्ट वैल्यू हमने नहीं निकाली, एस की कोई परफेक्ट वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमने एस का एक मोटा मोटी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाला, अप्रॉक्स वैल्यू, हमने उसी से उसका बॉक्स कैलकुलेट कर दिया। हमें ये तो पता है ना कि 1 पॉइंट समथिंग होगा, हमें ये भी पता है कि 1/A101 वो 0 पॉइंट समथिंग होगा। और ऐसा हमें कैसे पता है भाई? पैटर्न ऑब्जर्वेशन, पैटर्न को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है लॉजिक के साथ। पैटर्न लॉजिक के साथ ऑब्जर्व करोगे तो ये पता लग जाए कि A101 0 पॉइंट समथिंग है, 1/A101 0 पॉइंट समथिंग है, तो S की वैल्यू 2 माइनस 0 पॉइंट समथिंग है, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। S की वैल्यू 1.9 हो सकता है, 1.8 हो सकता है, कुछ भी, पर जो भी हो बॉक्स एक्स की वैल्यू तो 1 ही होगी ना, जो इंटीजर पार्ट होता है वही बॉक्स एक्स की वैल्यू हो जाती है। तो इस तरह से हमें इसका आंसर पता हो गया, 1 होगा इसका आंसर। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोग पॉज करिएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा, एक बार ट्राई करिए आप लोग ये क्वेश्चन। देखो A1 A2 A3 अप टू A1005 ये सेटिस्फाई कर रहा है दो रिलेशंस को। क्या? A1 डिवाइड बाई A1+1 इज इक्वल टू A2 डिवाइड बाई A2+3, ये सभी इज इक्वल टू है, हाँ। ये से प्लस मत समझ लेना कि मिसप्रिंट है, नहीं भाई ये मिसप्रिंट नहीं है, ये बिल्कुल सही है, इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है। 1 3 5 ऐसे करके बढ़ रहा है A1005 तक,
ठीक है। और नीचे और एक और तुम्हें आपको रिलेशन दिया हुआ है, वो क्या है, A1 + A2 + A3 अप टू A1005, जो कि 2010 दिया हुआ है आपका, यानी कि इन सब टर्म्स का सम। अच्छा, ऐसा नहीं बोला है कि ये सब AP में है, नहीं बोला है, मे नॉट बी इन AP, मैं ये लिख दूँ, मे नॉट बी इन AP, आप AP मान लिए, ऐसा मत करना। AP, ये AP में ना भी हो सकते हैं, सीरीज एंड सीक्वेंसेस में हमेशा AP GP का ही क्वेश्चन हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स पूछ सकता है, कोई भी सीरीज का पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो इन दोनों रिलेशंस का इस्तेमाल करके आपको A21 का वैल्यू निकालना है। निकालिए, एक बार आप ट्राई करिए, पॉज करिए और ट्राई करिए। हाँ, हो गया, जल्दी से पॉज करिए और ट्राई करिए। आप लोगों ने पॉज कर लिया होगा, तो मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ इसको। देखिए, A1 A2 A3 ये सब सेटिस्फाई कर रहे हैं। चलिए, जब इतने सारे, ये भी एक टर्म है, देखो ये चीज़ समझने की चीज़ है, जब इतने सारे इक्वल टू आपको दिख जाए ना, A = B = C, ऐसे इतना सारा हो जाएगा, तब हमेशा मोस्ट ऑफ 90% केसेस में एक और टर्म, एक और कांस्टेंट आप लोग मान लेना इक्वल टू K। A = B = C अगर दिया हुआ है तो आप मान लेना ये तीनों टर्म इक्वल टू K है, एक कांस्टेंट K के इक्वल है, ऐसा मान लेना आपने से लेट, और फिर इन तीनों को K के टर्म्स में एक्सप्रेस करना। ये होता है स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पर भी हम वही करेंगे, इक्वल टू K मान लेंगे। पर देखो यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर K नहीं मानेंगे, यहाँ पर हम 1/K मानेंगे। K भी कांस्टेंट है भाई, 1/K भी कांस्टेंट है, दोनों ही कांस्टेंट है। फिर हमने K क्यों नहीं माना, देखो सॉरी, हाँ, A1/A1 + 1, इसका मतलब हमें समझ आ रहा है कि, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने इसे 1/K मान लिया, क्यों, क्योंकि भाई हमें एक चीज़ समझ आ रहा है, A/A + C का फॉर्मेट है, A/A + C का फॉर्मेट है, इसे कभी ना कभी तो हम लोग रेसिप्रोकल करने ही वाले हैं। क्यों रेसिप्रोकल क्यों करेंगे भाई, रेसिप्रोकल इसलिए करेंगे क्योंकि A + C/A को हम सेग्रीगेट करके 1 + C/A लिख सकते हैं, यानी कि फर्दर इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमने इसे 1/K माना। अब क्या होगा, देखो, A1 + 1 हो जाएगा 1/K, K की वैल्यू कितनी, A1 + 1/A1, यानी कि K की वैल्यू 1 + 1/A1, यानी कि K - 1 की वैल्यू 1/A1, सही है। चलो, ये एक हो गया वैल्यू। दूसरा टर्म देखते हैं, A2/A2 + 3, उसकी वैल्यू भी 1/K है, A2/A2 + 3 = 1/K, यानी कि K की वैल्यू कितनी, A2 + 3 / A2, यानी कि 1 + 3/A2, यानी कि K - 1 की वैल्यू कितनी, 3/A2, ये भी दूसरा हो गया। एक और करते हैं, A3/A3 + 5 करते हैं, A3 / A3 + 5, इसकी वैल्यू भी 1/K, इम्प्लाइज K की वैल्यू कितनी, A3 + 5 / A3, यानी कि 1 + 5/A3, इसका मतलब K की वैल्यू कितनी, 5/A3। क्या आपको पैटर्न दिख रहा है, फिर से पैटर्न वही बताया कि पैटर्न ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। पैटर्न आपको दिख रहा है, K - 1 की वैल्यू 1/A1 है, 3/A2 है, 5/A3 है, ऐसा करके आप लोग देखना ये 7/A4 होगा, और ऐसा चलता रहेगा। लास्ट में जाकर ये 2009 / A1005 होगा। बोलिए हाँ कि नहीं, बिल्कुल। चलो, ये तो हो गया। अब क्या करें, अब ये हमें पता लग गया, ये एक फर्स्ट इक्वेशन है। अब देखो, ये A1 + A2 + A3 + A4 ऐसा दिया हुआ है, अप टू इसका वैल्यू, इसका इस्तेमाल करना है।
यानी कि A1 A2 A3 इन सब का वैल्यू चाहिए हमें, और हमें किसका वैल्यू मिला है 1/A1 1/3/A2 5/A3 इन सब का वैल्यू मिला है। तो एक बार हम A1 A2 का वैल्यू निकाल लेते हैं ना। A1 का वैल्यू कितना होगा 1/k-1, A2 का वैल्यू कितना होगा 3/k-1, A3 का वैल्यू कितना होगा रे 5/k-1, ऐसा चलता रहेगा। अब हम जब A1 प्लस A2 प्लस A3 करेंगे अप टू A1005 क्या होगा 1/k-1 तो सभी में कॉमन है ना, डिनोमिनेटर में वो तो कॉमन चला जाएगा, और न्यूमरेटर सब ऐड हो जाएंगे 1 + 3 + 5 + 7 अप टू 2009। एक सेकेंड, अप टू 2009, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब 1/k-1। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, इसकी वैल्यू तुम तभी बता पाओगे जब तुम बोल पाओगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। एक बार करते हैं ना, ये तो सभी ऑड नंबर्स है ना, सबके सभी ऑड नंबर्स है, तो अगर कितने नंबर ऑफ टर्म्स पता लग जाए तो हम लोग n² लगा सकते हैं। बताओ कितने टर्म्स होंगे 2009 अगर लास्ट टर्म है, स्टार्ट हो रहा है 1 से, और टोटल n टर्म्स है मान लिया, और कॉमन डिफरेंस 2 है, 2 से ही बढ़ेगा तो कितना आएगा 2008 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1004 इक्वल टू n-1 यानी कि n की वैल्यू 1005। टोटल 1005 टर्म्स है इसमें। और मैंने पहले ही क्लास में ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में लिखवाया था कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स होता है n² यानी कि 1005 का स्क्वायर, ये होगा। ये कहाँ से लिखा मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हमने एकदम शुरुआत में पढ़ा था, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इक्वल टू n², ठीक है। अच्छा, अब देखो इसकी वैल्यू भी दी हुई थी क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है 2010। इसको यहाँ करते हैं 1/k-1 होल इंटू 1005 के स्क्वायर को मैंने 1005 इंटू 1005 लिखा, कैलकुलेशन कर लिए, और 2010 को मैंने क्या लिखा 1005 इंटू 2, तो एक 1005 कट जाएगा, यानी कि हमें 1/k-1 का वैल्यू मिला 2/1005। तो k-1 की वैल्यू कितनी 1005/2 जितनी, हाँ कि नहीं, बिल्कुल भाई। अब k-1 का वैल्यू निकाल के हमने क्या ही कर दिया भाई, k-1 के रेस्पेक्ट में ही तो A1 A2 A3 सब का वैल्यू आपको पता है, वैसे उसी तरह आपको 821 का भी वैल्यू पता होना चाहिए। कैसे पता होगा भाई, पहले 821 का रिजल्ट तो लिखे, देखो लिखते हैं। एक चीज़ देखो, फिर से पैटर्न आ गया क्या, 821 डिवाइड बाई 821 प्लस कोई एक ऑड नंबर होगा। कौन सा ऑड नंबर आएगा भाई, एक बार देखो पैटर्न तुम, कौन सा ऑड नंबर आ रहा है। जो पहला टर्म है A1 के साथ फर्स्ट ऑड नंबर आ रहा है, A2 के साथ सेकंड ऑड नंबर आ रहा है, A3 के साथ फिफ्थ ऑड नंबर आ रहा है, तो A21 के साथ 21st ऑड नंबर आएगा, हाँ कि नहीं, यही पैटर्न है। 21st ऑड नंबर ये निकालना होगा तुम्हें। क्या होगा 21st ऑड नंबर, ऑड नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 21st ऑड नंबर है यानी कि 21 टर्म्स है, ऑड नंबर्स का सीरीज चल रहा है यानी कि 2 का गैप होगा, यानी कि 1 + 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 41 होगा। तो ये जो 21st ऑड नंबर है ये और कुछ नहीं बल्कि 41 है, यानी कि A21 डिवाइड बाई A21 प्लस 41 इक्वल टू 1/k, ठीक है। यहाँ से वही चीज़ k इक्वल टू A21 प्लस 41 डिवाइड बाई A21 इक्वल टू 1/41/A21, यानी कि k-1 इज इक्वल टू 41/A21। k-1 का वैल्यू हमने अभी अभी निकाला 1005/2, पुट कर दो इसमें, 1005/2 इक्वल टू 41/A21। A21 की वैल्यू कितनी, A21 इक्वल टू 82 डिवाइड बाई 1005।
हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन में मेन कॉन्सेप्ट क्या था भाई, इस क्वेश्चन में पहला कॉन्सेप्ट ये था कि जब बहुत सारी इक्वालिटीज़ रहेंगे तो इक्वल टू के मान लेंगे और फिर उसे रेसिप्रोकल लेके हमने सॉल्व किया, बस। और ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं। हाँ, ये वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज़ हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए, आप पॉज करिएगा और ट्राई करिएगा। पॉज करके एक बार ट्राई करिए। मैं एक बार बता देता हूँ क्वेश्चन। ए नॉट की वैल्यू 4 है, यानी कि ए नॉट को एक कांस्टेंट होगा, उसका वैल्यू 4 है। ए n+1, ये n+1 जो है ना, ये डिनोमिनेटर में आपका, इसकी वैल्यू an² - 2an+2 है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप नेगेटिव नहीं डाल सकते, ठीक है। बी नॉट की वैल्यू हाफ है, हो सकता है कोई दूसरी सीरीज होगी। डी एन की वैल्यू nth टर्म इन दिस बी सीरीज क्या है, 2 होल मल्टीप्लाइड बाई ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई a1 a2 a3 ऐसा करते करते an-1 तक मल्टीप्लाइड डिवाइड बाई an, ये है वैल्यू। आपसे पूछा क्या गया है, a10 यानी कि 10th टर्म ऑफ द ए सीरीज और फाइंड n इफ bn इज इक्वल टू 3280 बाई 3281। n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि bn की वैल्यू इतनी हो जाए, ठीक है। इसका आंसर आप करिए। दोनों क्वेश्चन है, इस एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है। सॉल्व करिए, पॉज करिए और ट्राई करिए। हो गया तो फिर करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी आपको पैटर्न देखना होगा। चलिए देखते हैं। इसमें तो हमें कुछ फैक्टराइज वगैरह तो दिख नहीं रहा an+1 में, तो एक बार हम वैल्यू ही पुट करते रहते हैं। a0 इक्वल टू 4, ठीक है। इन n की जगह पे हम लोग 0 पुट कर सकते हैं। देखो n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है, n की जगह पे 0 पुट किया तो a1 की वैल्यू आएगी a0² - 2a0 + 2, यानी कि 16 - 8 + 2 18 - 8 इक्वल टू 10। सही। अच्छा, a2 की वैल्यू कितनी, a1² - 2a1 + 2, a1 की वैल्यू कितनी भाई, 10² - 20 + 2, तो हो जाएगा आपका 102 - 20 यानी कि 82। कोई कॉमन लिंक दिख रहा है तुम लोगों को? बिल्कुल दिख रहा है भाई। ये 4 जो लिखा है ना, ये 3 + 1 है। जो 10 है ना, वो 3² + 1 है। जो a2 है ना, वो और कुछ नहीं बल्कि 81 + 1 है, यानी कि 3⁴ + 1 है। थोड़ा ज़रा a3 लिखते हैं, थोड़ा और समझ आ जाएगा। a2² - 2a2 + 2, a2 की वैल्यू कितनी, 82, 82 का स्क्वायर -2 × 82 + 2, इसका वैल्यू आएगा 6562। भाई ये क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ये 3⁸ होता है +1। 6561 जो होता है वो 3⁸ होता है और 6562 ऑब्वियसली उसका +1। पैटर्न दिख रहा है? इसका टर्म क्या होगा, ये मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर। अगर मैंने ऐसा लिख दिया 3⁻²⁴ दिख रहा है ये? हाँ दिख रहा है। 3⁴ नहीं है ये, 3⁻²⁴ है ये। 3⁸ नहीं है ये, 3⁻²⁴ है। वैसे ये भी 3⁻² है। यानी कि जो an है हमारा, nth टर्म है हमारा, वो 3⁻² है +1। ये जो 3 है ये बेस में है और पावर में 2n है। ये 3² यानी कि 9n बिल्कुल भी नहीं है, ये 3⁻² है, ठीक है। 2n नहीं है, 2n है। तो ये हो गया आपका an की वैल्यू। कैसे पता लगा भाई? पैटर्न समझ के। कुछ नहीं होता, सिर्फ पैटर्न समझो और आंसर करो। APGP का क्वेश्चन बहुत कम ही मिलेगा आपको, पैटर्न देखकर ही सॉल्व करना होगा मैक्सिमम क्वेश्चंस। हुआ? अब an निकल गया वैल्यू, तो a10 का वैल्यू भी निकल जाएगा। कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक्सप्रेशन निकाल दो। 3⁻²⁴ +1, शायद 2⁻10 की वैल्यू 1024 होती है,
तो उस हिसाब से आप लोग 3 to the power 1024 लिख सकते हो, पर उसका कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं बनता। 8n की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब ज़रा दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये bn क्या है भाई, चलो करते हैं। bn भी बहुत आसान है, दिखता बहुत टफ है पर बहुत ही आसान है ये। देखो 2/an होल इंटू a0 a1 a2 अप टू an-1। अब अभी तो आपने an का वैल्यू निकाला है, पुट कर दीजिए ना इसमें। 2/3 to the power 2 to the power n+1, ये क्या हो जाएगा 3 to the power 2 to the power 0+1। आप ऐसे ही लिखिए, इस ये फॉर्म से लिखिए ताकि पैटर्न समझ आए। 3 to the power 2 to the power 1+1, 3 to the power 2 to the power 2+1, 3 to the power 2 to the power 3+1, ऐसा चलता रहेगा अप टू 3 to the power 2 to the power n-1+1। ठीक है, अच्छा अब ऐसे कैसे सॉल्व करें भाई, इतना मुश्किल है, n का वैल्यू पता नहीं है, कैसे इसे सॉल्व करें। तो इसका कॉन्सेप्ट है दिवाली का कॉन्सेप्ट। भाई दिवाली का कॉन्सेप्ट, हाँ भाई दिवाली का कॉन्सेप्ट कभी देखा है? एक पटाखा है, मानो ये क्रैकर है, क्रैकर एक पटाखा है। हम लोग दिवाली में क्या करते हैं, एक साथ बहुत सारे क्रैकर्स एक साथ फोड़ना है, बहुत सारे क्रैकर्स एक साथ फोड़ना है, तो क्या क्या करते हैं, क्रैकर्स को एक के साथ एक बांध देते हैं और फिर किसी एक पे माचिस जला देते हैं, किसी एक पर आग लगा देते हैं, किसी एक पर। फिर क्या होगा, ये ब्लास्ट करेगा तो अगला वाला फटेगा, ये फटेगा तो अगला वाला में आग लगेगा, इसमें आग लगेगा तो अगले में आग लगेगा। यानी कि किसी एक में आग लगाओ तो धीरे धीरे पूरा एक दूसरे के साथ मार मिट के ख़त्म हो जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट ही हम यहाँ लगाएंगे। एक एंड पे आग लगाओ और पूरे में आग फैल जाएगा चेन रिएक्शन की तरह। ठीक है, कैसे होगा भाई, ये कैसे बात हो गई, चलो देखते हैं। मुझे एक चीज़ बताओ, 3-1 की वैल्यू कितनी होती है भाई, ऑफ सबको पता है, ये तो 2 होता है। तो 3 to the power 2 to the power 0 -1 की वैल्यू कितनी होती है, ऑफ कोर्स ये भी 2 होता है। ये तो तुम लोगों को पता था, पर वही चीज़ जिस दिन पता हो जाए कि 2 की वैल्यू भी 3 to the power 2 to the power 0 -1 होता है, उस दिन ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यही वैल्यू आप पुट करो वहाँ पर, देखो क्या कमाल होता है। 2 के जगह पे आप लिखो 3 to the power 2 to the power 0 -1 मल्टीप्लाइड बाई, इसे नीचे करते हैं, जगह नहीं है यहाँ पर, 3 to the power 2 to the power 0 -1 होल इंटू 3 to the power 2 to the power 0+1, 3 to the power 2 to the power 1+1, 3 to the power 2 to the power 2+1, ऐसा चलता रहेगा अप टू 3 to the power 2 to the power n-1+1 डिवाइड बाई 3 to the power 2 to the power n+1। इसमें क्या हासिल हुआ हमें, हमने एक पे आग लगा दी। ये क्या है, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मेट है, जो कि a² - b² देता है। ठीक है, a² - b² तो क्या हो जाएगा, 3 to the power 2 to the power 0 था, एक पावर बढ़ जाएगा भाई, एक पावर क्या उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 to the power 2 to the power 1 -1 होल इंटू 3 to the power 2 to the power 1 -1 सॉरी +1 होल इंटू 3 to the power 2 to the power, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ सही है, सही लिखा ना, हाँ सही लिखा, चलो ठीक है। 3 to the power 2 to the power 2+1, ये चलता रहेगा अप टू 3 to the power 2 to the power n-1+1 तक डिवाइड बाई वहीं 3 to the power 2 to the power n+1। ठीक, देखो इन दोनों बोला था ना आग लग जाएगा, एक में आग लगाओगे एक के बाद एक आग लगता जाएगा, तुम्हें कुछ करना नहीं है। देखो इन दोनों में आग लग जाएगा, अब a - b इंटू ए प्लस बी हो गया, ये दोनों रेडीमेड एक में लगाया, सब एक के बाद एक फिट होने लगा। ये क्या होगा इसके अगले बार, 3 to the power 2 to the power 2 -1, 3 to the power 2 to the power 2+1 ये बचा रहेगा, और ये चलता रहेगा अप टू 3 to the power 2 to the power n-1+1 डिवाइड बाई
3 टू द पावर 2 टू द पावर n प्लस 1 तक। ठीक है, इसका मतलब फिर से पैटर्न ऑब्जर्व करो, क्या हो रहा है, जो प्लस वाला टर्म है ना उसका एक स्क्वायर हो रहा है, उसका 2 टू द पावर 2 रहेगा तो उसका 2 टू द पावर 4 हो जा रहा है, यही चीज़ हो रहा है, 2 टू द पावर क्यूब हो रहा है, सॉरी एक पावर बढ़ रहा है 2 का, यही ना। इसका मतलब यहाँ पर आते आते क्या हो जाएगा, फाइनल में एकदम लास्ट के पहले 3 टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस वन होल टू द पावर होल इंटू 3 टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस वन प्लस 1 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 2 टू द पावर n प्लस 1, ये होगा। इन दोनों को सॉल्व करो, 3 टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 2 टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई, बी एन की वैल्यू आई, और बी एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3280 डिवाइड बाई 3281। अब बोलोगे कि भाई ये तो समझ नहीं आ रहा, अब कैसे करें, अब आसान है, इन दोनों को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, 6560 डिवाइड बाई 6562 इक्वल टू 3 टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 2 टू द पावर n प्लस 1। भाई अभी हमने बताया कि 3 टू द पावर 2 टू द पावर 3 यह होता है 3 टू द पावर 8 जिसकी वैल्यू 6561 होती है, यानी कि अगर इसे ठीक से लिखो तो 3 टू द पावर 2 टू द पावर 3 माइनस 1 है ये, और नीचे है 3 टू द पावर 2 टू द पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू 3 टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 2 टू द पावर n प्लस 1। अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। हो गया आंसर ये हमारा दूसरा आंसर। तो हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट क्या था, ये दिवाली वाला कॉन्सेप्ट, एक साइड पे आग लगाओ, धीरे धीरे पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। और ये कब होता है, जब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मेट आ जाए। ठीक है, ये वाला समझ आ गया। हमने 2 के जगह पे 3 टू द पावर 2 टू द पावर 0 माइनस 1 पुट किया था, जिसके बाद ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मेट होता चला गया और हमें लास्ट में ये वाला फॉर्मेट मिला, जिसको हमने कंपेयर किया और इसको मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब तक बहुत भारी भारी क्वेश्चंस किए थे, ये वाला थोड़ा आसान क्वेश्चन है। सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी, ये m टर्म्स ऑफ एन एपी है, हाँ sm जो है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी है, और ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी है, ये m स्क्वायर बाई n स्क्वायर है। तो टर्म mth टर्म डिवाइड बाई nth टर्म क्या होगा, ये पूछा गया है सवाल में, बोलो। पॉज करो और एक बार ट्राई करो। हो गया होगा तो करते हैं। देखो भाई, सम ऑफ m टर्म्स और नीचे है सम ऑफ n टर्म्स, m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। भाई ये क्वेश्चन में तुम लोग अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, वही जो मैंने बताया था स्टैंडर्ड रिजल्ट, पहले ही दिन बता दिया था फर्स्ट लेक्चर में ही। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स क्या बोला था, जो n स्क्वायर जो होता है वो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स का सम होता है, यानी कि इधर m स्क्वायर है नीचे n स्क्वायर है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट m ऑड नंबर्स का सम है और ये सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स का सम है, हाँ कि नहीं। तो Tm बाई Tn क्या हो जाएगा, mth टर्म यानी कि mth ऑड नंबर 2m माइनस 1 और nth ऑड नंबर यानी कि 2n माइनस 1। अब तुम बोल सकते हो भाई m प्लस 1 क्यों नहीं लिखा, 2m प्लस 1 2n प्लस 1 क्यों नहीं लिखा। हम जनरली 2m माइनस 1 लिखते हैं ताकि m हम 1 से शुरू कर पाए, m और n दोनों ही स्टार्ट्स फ्रॉम 1 होता है। ठीक है, ये दोनों ही 1 से स्टार्ट होता है। अगर तुम 2m प्लस 1 कर दोगे तो 3 से स्टार्ट हो जाएगा ऑड नंबर्स, पर ऑड नंबर्स 1 से शुरू होते हैं और m और n दोनों ही 1 से ही शुरू होंगे, क्योंकि टर्म्स है ना, फर्स्ट टर्म से शुरू होगा ना, फर्स्ट टर्म से शुरू होगा। अगर फर्स्ट टर्म से शुरू होगा तो m और n की वैल्यू 1 से शुरू होगी, विल स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, और अगर स्टार्ट फ्रॉम 1 होगा और सभी ऑड नंबर्स को इंक्लूड करना है तो तुम्हें 2m माइनस 1 फॉर्म लिखना होगा।
ये हो गया, ये आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान, ऑड नंबर्स, सिंपल, डन। अच्छा, अगला देखते हैं क्या है हमारे पास। हाँ, ये एक छोटी सी चीज़ है, लास्ट टॉपिक है आज के दिन का, इस लेक्चर का, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसके बाद हम लोग का एपी ख़त्म हो जाएगा, हम लोग जीपी शुरू करेंगे अगले लेक्चर में। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है मैं लिख रहा हूँ, देखना। इफ़ a1 यानी कि पहला टर्म अगर ग्रेटर देन 0 हो और a1 a2 a3 अप टू an सब जीपी में हो, ठीक है, तो फिर देन ln ऑफ a1 यानी कि नेचुरल लॉगरिदम ऑफ a1, लॉग बेस e ऑफ a1, ये वाला टर्म, ठीक है, a1 ln ऑफ a2 ln ऑफ a3 अप टू ln ऑफ an, ये सब AP में होंगे। हाँ, अगर a1 a2 a3 अप टू an GP में है तो उनके लॉग्स, उनके जो नेचुरल लॉगरिथम्स होंगे वो AP में होंगे, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। आप समझ भी सकते हो, देखो अभी ये टर्म फिर से हम, ये प्रॉपर्टी फिर से आएगा जीपी में, तब मैं इसका डिराइव कर दूंगा, इसका जीपी में डेरिवेशन कर दूंगा मैं, ठीक है। वैसे आसान भी है, खुद भी कर सकते हो, जीपी कुछ मान लो और फिर लॉन में पुट कर दो तो एपी मिल जाएगा, ठीक है, a+bn वाला फॉर्म मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो ये समझ आ गया, ये वाला कंडीशन है, जीपी वाला कंडीशन है, अगर ऐसा होता है a1 a2 सब जीपी में है तो उनका लॉगरिदम वो एपी में होते हैं, ठीक है। चलो आज के दिन के लिए इतना ही, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, मिलते हैं अगले लेक्चर में।